हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, लाइव प्रोसेसेस। बहुत दिनों से वीडियो का इंतजार था कि सर बनाते नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं लाइव प्रोसेसेस क्या होता है। जैसे हम बात करें, हम अपनी ही बात करें जीवन यापन के लिए, जीवन चलाने के लिए, तो कितना नेसेसरी या कौन कौन सी जरूरी चीज़ है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। तो 4-5 चीज़ें हैं। जैसे आपको खाना चाहिए, विदाउट खाना तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो, खाना चाहिए। उसके बाद सांस लेना है, सांस लेना है। अच्छा, जो खाते हो उसको यहाँ तक, पैरों तक, पेट में ही जाएगा ना, उसका यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाना है। और फिर उसके बाद जो खाते हो, जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको निकालना भी है, टट्टी के फॉर्म में, लैट्रिन के फॉर्म में। तो 4-5 बेसिक नेसेसरी फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। तो उसी को क्या कहते हो, लाइफ प्रोसेस। और उसी को आपको डिटेल में एक एक को करके पढ़ना है। देखिए लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द बेसिक नेसेसरी एक्टिविटी, बेसिक नेसेसरी जो हमारे लाइफ के लिए जरूरी है, एंड फंक्शन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग बॉडी। सर्वाइव कर जाए ऐसी कोई बेसिक एक्टिविटी या नेसेसरी एक्टिविटी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे हमने खाना खाया उसको क्या कहते हो आप, न्यूट्रिशन। भाई ये भी जरूरी है। सांस लेना, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के पार्ट तक खाना को या क्या चीजें, ऑक्सीजन को सप्लाई करवाना। एक्सक्रीशन, बॉडी से चीजें निकालना। ये बेसिक नेसेसरी एक्टिविटी है बॉडी के लिए, जो हमको लिविंग फॉर्म में बनाए रखती है। ठीक है, ये कोई भी, हम ही नहीं, प्लांट भी है और हम हैं, जानवर भी जो हमारे एनवायरनमेंट में दिखते हैं, जो आमतौर पे दिखते हैं, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, बिल्ली, जो भी हमको दिखते हैं, या कीड़े मकोड़े, सबको चीजें जरूरत होती है। अब पहला हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जैसे फूड को ही कहते हो न्यूट्रिएंट्स, आप जानते होंगे। कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट रोटी में मिलता है, चावल में मिलता है। फैट, ऑयल, या आप खाते हो सरसों मस्टर्ड का तेल, है ना। फिर उसके बाद और क्या है, विटामिन्स है, और बहुत सी चीजें आप खाते हो। न्यूट्रिशन में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसके अलावा एक और मेन कंपोनेंट होता है प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और विटामिन्स होती हैं। तो टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा कि जो न्यूट्रिशन खुद का फूड बना लेते हैं। जैसे कौन बना लेते हैं, प्लांट बना लेते हैं अपना खाना। किसी देखे हो कभी मांगते हुए, या कहीं जाके मेहनत करते हुए कि अपना खाना खाने के लिए किसी के घर गया हुआ, प्लांट नहीं जाता है, खुद का अपना खाना खुद से बना लेता है। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, उसके बाद करेंगे हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का खाना खुद के लिए बना लेता हो, उसको क्या कहते हो, ऑटोट्रॉफिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, किसी दूसरे पर डिपेंड रहता हो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, तो क्या है वो, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में कौन लोग आते हैं, तो याद रखिएगा, अपना जो खाना बना लेते हैं वो कौन होते हैं, प्लांट। एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लांट होते हैं। कुछ एल्गी भी होते हैं, ग्रीन एल्गी, या जो अपना कुछ खाना बना लेते हैं, लेकिन मोस्टली आपको प्लांट जानना है क्योंकि 10th में हो आप। और हेट्रोट्रॉपिक में जैसे एनिमल ही है भाई, एनिमल में सबसे बड़ा एनिमल कौन, ह्यूमन है, और अमीबा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते और डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं अभी चल के हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक की। चलिए देखते हैं ऑटोट्रॉफिक।
न्यूट्रिशन। इसका मतलब आप जान गए हो, ऑटो मतलब सेल, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हो, ऑटोट्रॉपिक। इसकी डेफिनेशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism in which an organism prepare its own food। मतलब क्या हो गया, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता हो, उसको क्या कहते हो, उसको क्या कहते हो आप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, किससे बनाता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, इसको देखिए। तो प्लांट जो होते हैं, अच्छा इसका एग्जांपल मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या, हमेशा यही होता है, प्रायः प्लांट होता है। अब देखिए प्लांट जो होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, आपने ये फोटोसिंथेसिस का एक पढ़ा होगा। देखिए ये रिएक्शन है, CO2 और H2O से मिला करके, इन दोनों को मिला करके क्या बनाया इसने, ग्लूकोज बनाया, और H2O कुछ निकलते हैं, और क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। मेन हमको क्या गेन करना था, यही ग्लूकोज या खाना, इसी को न्यूट्रिशन यही आपका है ना, ग्लूकोज, या इसी को क्या कह सकते हो, बाद में इसी से कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च आदि बनता है। तो देखिए हुआ क्या, CO2 रिड्यूस हो करके क्या बना दिया, ग्लूकोज। रिड्यूस किसको कहते हो, तो ऑक्सीजन या तो रिमूव कर दो या तो हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो क्या कहलाता है, आपका रिड्यूस कहलाता है, ये रिड्यूस हो जाएगा। हुआ क्या कि CO2 रिड्यूस होकर के किस में बन गया, ग्लूकोज में। अब ये पूरी प्रोसीजर क्या कहलाती है, इसी को आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। कैसे हुआ, अब चलते हैं हम आगे पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल यही दोनों हैं, रॉ मटेरियल कह लो या इनऑर्गेनिक कह लो, क्या कह लो, इनऑर्गेनिक कह लो इन दोनों को। इनऑर्गेनिक से क्या बनाते हो आप, ऑर्गेनिक बना देते हो। क्या बना देते हो, ऑर्गेनिक बना देते हो। ये फोटोसिंथेसिस का जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, ये रॉ मटेरियल होता है या इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इससे आप क्या बना देते हो, ऑर्गेनिक बना देते हो, या मेन प्रोडक्ट ये है, और ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है। क्या है, बाई प्रोडक्ट है। इसकी कोई जरूरत तो नहीं है अगर आप सिर्फ ग्लूकोज बना रहे हो, लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसके बिना आप जीवित भी नहीं रह सकते हो, जीवन यापन नहीं कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फोटोसिंथेसिस। बताओ फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, तो आप जानते हो प्लांट के लीफ में होती है। कहाँ पे होती है, प्लांट के लीफ में होती है। कहाँ पे, प्लांट के लीफ में होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल। इस चीज के बनाने के लिए, यहां पे अगर मैं रिएक्शन में लिखता तो एक और चीज लिखता, लाइट और क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए, H2O चाहिए। CO2 चाहिए, H2O चाहिए, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। जिस चार चीजों से मिल करके क्या बनाओगे आप, ग्लूकोज बनाओगे। यही चीज कहाँ पे होती है, सबकी सब पत्तियों में आती है। अब कैसे होती है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यह सन है,
सन, उससे जब लाइट गिरती है तो इसमें छोटे छोटे फोटान होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फोटान होते हैं। सूरज की जो रोशनी होती है ना, उसमें एक्चुअली में होता क्या है, आप जब जूम करके अगर देखने की कोशिश करोगे कभी, जब आप हायर स्टडी करोगे, तो उसमें देखोगे कि छोटे छोटे फोटान होते हैं, यही एनर्जी होती है। क्या होती है? या तो इसी को सोलर एनर्जी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? छोटे छोटे पैकेट होते हैं। अब इस छोटे छोटे पैकेट जब प्लांट की लीफ पर गिरते हैं तो ये लोग ट्रैप करते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिल होता है। कहाँ पे? इसी के अंदर। अब वो ऑर्गेनिल कौन सा होता है? इसके अंदर सेलों में, अलग अलग सेलों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आप 9th में पढ़े होंगे। इस पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये देखो, क्लोरोप्लास्ट आप जब पढ़ रहे थे तो पढ़ाए होंगे आपको सर लोग, ठीक? तो क्लोरोप्लास्ट पे जब गिरता है ये फोटान, तो इसके अंदर अच्छा ये पढ़े होंगे स्टोमा लैमेली, ये क्या होगा? ग्रेना लैमेली। इसके अंदर, ग्रेना लैमेली के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, ETC इसके अंदर पाया जाता है। इस थाइलाकोइड यहाँ पर भी पाया जाता है। तो ये फोटान को पकड़ लेते हैं, ये जो एनर्जी होती है उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके बहुत सारी मैकेनिज्म, लाइट फेज रिएक्शन चलता है, डार्क फेज रिएक्शन चलता है, ग्लूकोज बना ले जाते हैं। इसके अंदर क्या बनवा ले जाते हैं? ग्लूकोज बनवा ले जाते हैं। अच्छा, वाटर कहाँ से आता है? वाटर जो होता है प्लांट के रूट से आता है। कहाँ से आता है? प्लांट के रूट से, यहाँ से निकल करके वाटर अपना आता है, H2O। अब बात आती है CO2 कहाँ से आया? CO2 कहाँ से आया? तो मैं इसका सेक्शन काट के दिखाता हूँ। कुछ कहाँ पे ये सेल्स होती हैं और कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थाइलाकोइड पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, याद रखिएगा। अब जब लीफ पर फोटान गिरे छोटे छोटे, तो लीफ के अंदर जो सेल होती है, पहले क्या होगी? पहले सेल होगी। एक सेल के अंदर ये वाले स्ट्रक्चर जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है, मिनिमम जो होते हैं 20 से लेकर के 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं एक सेल के अंदर। और एक पत्ती में कम से कम मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। अब सोच लीजिए, एक पत्ती में मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, और एक सेल में, मैं कह रहा हूं एक सेल में 20 से 40 पहले ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, एक क्लोरोप्लास्ट में ये जो थाइलाकोइड होते हैं, एक बंच में या तो 2 होंगे या तो 100 होते हैं, और एक थाइलाकोइड में लाखों जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। मेरी बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि एक पत्ती में लाखों सेल्स होती हैं और एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर एक सेल में कितने पाए जाते हैं? 20 से 40। ये वाले कितने पाए जाते हैं? ये भी कितने? जैसे एक ग्रेना लैमेली हो गया, एक ग्रेना लैमेली में कितने थाइलाकोइड होते हैं? 2 हो सकते हैं या 100 हो सकते हैं। ऐसे बंच कितने पाए जाते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में? तो ये भी कितने होते हैं? 20 से लेकर 60 होते हैं। मतलब 1, 2, अभी मैं 2 ही बना पाया हूँ क्लोरोप्लास्ट में। ये कितने हो सकते हैं? 20 से तो ज्यादा ही होंगे, या 20 होंगे या तो 20 से ज्यादा होंगे, 60 तक होते हैं। अच्छा, अभी एक थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये कितने पाए जाते हैं? ये भी लाखों पाए जाते हैं। अब टेंडेंसी ये होती है कि जो आपका फोटान गिरता है, पहले सेल के अंदर आता है, फिर फोटान क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोफिल उसको ट्रैप करके उस जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज के बॉन्डों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ और सेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कैसे ये हुआ होगा। तो ये जैसे मैं, ये पत्ती है आपकी, ठीक है, तो पत्ती का जो मैं फिगर बना रहा हूं बेटा, आप ऐसे तो नहीं बना रहा हूं, ये इस तरीके से है, सपोज कर लो इसकी ये मिड रिब है इस तरीके से, ठीक है ना। जो मैं पत्ती का फिगर बना रहा हूं ऐसे करके, इसका ये जो थिकनेस होगा, ये वाला यहाँ का जितना थिकनेस होगा, ये वाली चीज, ठीक है ना। मान लो मैंने ऐसे इसको फाड़ दिया, ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली मोटाई,
ऐसे मैंने फाड़ दिया, इसका नीचे होगा पोर्शन, ऊपर पोर्शन होगा, उसका मैं चल रहा हूँ फिगर बनाने। समझ रहे हो ना? मैं ऊपर ये चीज है, देखिए ऊपर का मैंने बना दिया, बीच में सेल्स होती हैं, और सारे जाइलम फ्लोएम होते हैं, उससे आपको नहीं मतलब है। चलिए देखिए, ये मैं सिर्फ इसका थिकनेस वाली बनाया हूं, इसके मोटाई का, ठीक है। मतलब ये आप समझ लीजिएगा कि इसके इधर भी है और इधर भी है, लेकिन मैं कहाँ बना पाता, इसकी थिकनेस की बनाया। ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं, जो ऊपर सारी सेल्स हैं, उसको क्या कहते हो? एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। जो नीचे वाले सेल्स हैं उसको क्या कहते हो? लोअर एपिडर्मिस। इसको क्या कहते हो? सॉरी, अपर एपिडर्मिस। ऊपर की है इसलिए क्या कह रहे हो? अपर एपिडर्मिस। इसको क्या कहते हो? लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस के अंदर सेल्स होती हैं, इस सेल्स के अंदर ये सेल्स हैं, न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मोस्टली लोअर वाले एपिडर्मिस के ऊपर जो सेल्स होती हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाया जाता है, मेसोफिल सेल्स बोलते हो, और डिटेल पढ़ोगे क्लास 11th में, उसका पूरा डिटेल चैप्टर है। अच्छा, अब बात कर लिए कि मान लो फोटान ऊपर से नीचे से भी जा सकता है। फोटान जैसे ऐसे पत्ती लगी होती है ऐसे, तो कहोगे कि फोटान ऊपर ही गिरता है, ऐसा नहीं है। फोटान ऐसे नीचे से भी जा सकता है, यहाँ से मोस्टली इधर से ही एब्जॉर्ब करता है फोटान, ठीक है। फोटान इधर से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फोटान अगर सिर्फ सन से आ रहा है तो यहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे गिर करके ऐसे भी जा सकता है, ठीक। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब बात, किसी एक स्टूडेंट ने कहा CO2 तब कैसे अंदर जाता है? तो जो लोअर एपिडर्मिस होती है वहां पे देखो मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, जिसका नाम क्या होता है? स्पेस होता है। पत्तियों में आप ऐसे नहीं दिखेगा नीचे की तरफ, आप जब डिटेल स्टडी करोगे माइक्रोस्कोप लेकर के तो इसको देखोगे तो ये चीजें दिखेंगी आपको। इसके अंदर छेद होते हैं, जिसका नाम क्या होता है पत्तियों में? स्टोमेटा। क्या कहलाता है? स्टोमेटा। अब यहां से CO2 अंदर की तरफ जाती हैं, बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन लोअर अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। कई प्लांट में अपर एपिडर्मिस पे भी जो होते हैं स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली प्लांट में लोअर पे ही एपिडर्मिस पाए जाते हैं। क्यों लोअर पे पाए जाते हैं? इसलिए क्योंकि पानी भी निकल सकता है इधर से, वाटर भी तो रिलीज हो सकता है। भाई इतने तेजी आप मंगाए हो ऊपर, फिर उसका यहाँ से निकल भी जाए, हालांकि निकलते भी हैं, वाटर निकलता भी इस रास्ते से, बहुत सारा वाटर निकल जाता है। आप कभी प्लांट के नीचे बैठ के देखिए, ठंडा रहता है, तो इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होता रहता है? वाटर निकलता रहता है, जिसको क्या बोलते हो? इवापोरेशन। तो प्लांट के नीचे जब भी बैठोगे आप, ठंडा रहता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इससे नीचे क्या निकलता रहता है? पानी निकलता रहता है। इसलिए कहते हैं प्लांट लगाइए, नहीं तो बारिश नहीं होगी। पानी बहुत एक आपका बरगद का पेड़ जो होता है मिनिमम मान के चलिए 1000 लीटर वाटर जो है निकाल देता है पूरे दिन भर में। चलिए वो अलग बात है। तो आपने कहा स्टोमेटा, CO2 यहां से जाता है, वाटर यहाँ नीचे से आता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ की सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और अच्छा, एक चीज और देखिए, जो अपर वाली एपिडर्मिस होती है, अपर वाली प्लांट की पत्तियों की, तो वो देखिए थोड़ा सा स्मूथ होती है। क्यों स्मूथ होती है? क्योंकि इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है बेटा? क्यूटिकल लेयर होती है, चिपचिपा मैटर। आप कभी ऐसे करके देखना, ऊपर से निकालना तो पतली सी मेम्ब्रेन जैसी झिल्ली निकलेगी। क्या होती है वो? जिससे क्या होता है कि सन की जो रेज होती है इसको हीट ना कर दे या कोई डैमेज ना कर दे, तो ऊपर वाले लेयर पर लगी रहती है, नीचे नहीं लगी रहती है। यहाँ पे क्यूटिकल लेयर नहीं होती है, अपर वाली एपिडर्मिस पे क्या होती है? क्यूटिकल लेयर होती है, ठीक है। अब इतना हम बात कर लिए हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको बहुत डिटेल पढ़ना होगा फोटोसिंथेसिस और क्या होता है, कैसे ग्लूकोज तक बना, तो 11th का आप जाके मेरा ही लेक्चर 11th में फोटोसिंथेसिस पढ़ लीजिए।
अगर बहुत ज़्यादा जानना है आपको, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो 11th का फोटोसिंथेसिस, 11th का जो लेक्चर है फोटोसिंथेसिस पढ़ लीजिए। उसमें और डिटेल है कि फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होती है, फोटान कैसे आता है, सब चीज़ें उसमें दी हुई है। ठीक है, आपको पढ़ना भी चाहिए। आपके पास तो बहुत कम सिलेबस है, पूरा 1 साल है। जितना आप हायर पढ़ लोगे उतना ही आपको अगली क्लास के लिए अच्छा होगा। अगर आप बायो लेना चाह रहे हो तो, अगर आप बोर्ड के लिए सिर्फ पढ़ रहे हो और कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस में आगे पढ़ोगे तो कुछ आपका होता है लाइट फेज रिएक्शन, डार्क फेज रिएक्शन, तो उसी चैप्टर में आपको 11th के फोटोसिंथेसिस वाले में ही पता चल पाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इतनी चीजें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, हेट्रोट्रॉप क्या होता है। ठीक है,